अच्छा, पीनियल ग्लैंड का पूछ रहे थे, मुख्य कार्य क्या होता है पीनियल ग्लैंड का? पीनियल ग्लैंड का जो मुख्य कार्य होता है वो दो काम मुख्य रूप से होता है। सबसे पहला काम जो होता है पीनियल ग्लैंड का वो क्या है, तो हमारे शरीर के वर्ण निर्धारण यानी कि कलर का वो निर्धारित करेगा कि हमारा शरीर कैसा होगा। जैसे कोई लोग थोड़ा सा उजला है, कोई काला है, ये कौन निर्धारित करेगा? तो वही पीनियल ग्लैंड निर्धारित करेगा। कौन सा ग्लैंड निर्धारित करेगा? पीनियल ग्लैंड निर्धारित करेगा। दूसरा, हमारे शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन निर्धारित करेगा? तो यह भी पीनियल ग्लैंड ही निर्धारित करेगा। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या हुआ, हम लोग कितने बजे हम लोग को नींद आएगी, कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, ठीक है ना। ये सब का अगर आप किसी भी चीज को लगातार एक ही टाइम में करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। आप डेली 9 बजे सो जाते हैं, अगले दिन अगर 9 बजे नहीं भी सोइएगा फिर भी उस समय में आपको नींद आने लगेगी। फिर 10 दिन तक लगातार नहीं सोइए, फिर 12 बजे सोने का आदत लगा लीजिए तो 12 बजे नींद आएगी। ये क्या है? यह बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके शरीर का। कोई लोग 2 बजे दिन में खाते हैं तो उनको 2 ही बजे भूख लगेगा, कोई लोग 9 बजे सुबह में खा लेते हैं तो 9 बजे भूख लग जाती है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पीनियल ग्लैंड के द्वारा। दूसरा, कलर का निर्धारण करना। हमारे शरीर में कलर का जो निर्धारण होता है वो एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है? मेलानिन। तो मेलानिन का स्रावन जितना अधिक होगा हम लोग उतना ब्लैक होंगे, हम लोग उतना काला होंगे। तो यह निर्धारण मतलब कितना स्राव होगा, कितना हम लोग काला होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? वही पीनियल ग्लैंड बताएगा कि अभी कितना ग्राम तुमको स्राव करना है, कितना ग्राम नहीं करना है, ठीक है ना। तो दो चीज हो जाएगा मुख्य कार्य पीनियल ग्लैंड का, एक रंग का निर्धारण करना, दूसरा बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना, ठीक है ना। और यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी मानव शरीर की? लिवर यानी कि यकृत यानी कि जिगर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लिवर, यकृत या जिगर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। बताइएगा मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? देखिए, इसको हम एक दिन और करवाए थे और थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने के कारण ऑप्शन में सेम चीज रहता है, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा रहता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु का कोशिका रहेगा। कौन सा कोशिका रहेगा? ओवम सेल रहेगा। ओवम का जो सेल होता है, अंडाणु की जो कोशिका होगी वो होगी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो कौन सी कोशिका हो जाएगी? स्पर्म सेल। बिल्कुल सही है, स्पर्म सेल जो है वो शुक्राणु की कोशिका हो जाएगी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? तो न्यूरॉन हो जाएगी, ठीक है ना, जिसको तंत्रिका का कोशिका कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, ठीक है ना। तंत्रिका की कोशिका के बारे में एक विशेष चीज और जान लीजिए, तंत्रिका की कोशिका की लंबाई कहां तक हो सकती है, कितनी लंबी हो सकती है? तो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। कितने मीटर तक लंबी हो सकती है? 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। दूसरा चीज इसके बारे में जान लीजिए कि तंत्रिका का ही एक ऐसा कोशिका है जो मानव शरीर में जन्म के बाद इसका विभाजन नहीं होता, इसका वृद्धि होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारे शरीर की जितनी भी हमारे शरीर में जितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं वो एक कोशिका 2 कोशिका में टूटती है, 2 फिर 4 में टूटती है, और ऐसा कर करके हमारे शरीर में कोशिका का भंडार बनते जाता है और किसी अंग का निर्माण होता है। लेकिन तंत्रिका कोशिका ही एक ऐसी कोशिका है जो कि एक बार सिर्फ उसका निर्माण होता है, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ेगा उसका वृद्धि होगा, यानी उसकी लंबाई में ग्रोथ होगी, ना कि उसका विभाजन होगा। उसका विभाजन नहीं होता है, ठीक है ना। तंत्रिका कोशिका के बारे में आगे बताना है। मानव शरीर की सबसे पतली कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे पतली कोशिका सोच के बताइए। मानव शरीर की सबसे पतली कोशिका जो होती है वो कंजक्टिवा की कोशिका होती है। हम लोग का आंख का जो सबसे बाहरी परत है, यानी कि आप उंगली लेंगे अभी और आंख के बॉल को छूने का कोशिश करेंगे तो आप जो सबसे बाहरी परत को छुए हैं उसको बोलते हैं कंजक्टिवा की कोशिका, मतलब कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में बीमारी चली थी आई फ्लू। आई फ्लू को हम लोग आई फ्लू बोलते थे और जब यूट्यूब पे सर्च करते थे इस बीमारी के नाम से तो डॉक्टर बोलते थे कंजक्टिवाइटिस। ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि यह कंजक्टिवा में होने वाली एक प्रकार की इंफेक्शन थी। आई फ्लू क्या था? कुछ भी नहीं था, कंजक्टिवा में होने वाली एक इंफेक्शन थी। इसी के लिए इससे डरने की भी बात नहीं थी कि हमारा आंख खराब हो जाएगा या फिर कुछ भी नहीं। डॉक्टर बोलते थे ना, सिंपली आप एक एंटीबायोटिक या फिर एंटीबैक्टीरियल जो भी एंटीवायरल दवा होती है, मेडिसिन, वो आप ड्रॉप ले लीजिए और सही हो जाएगी, अपने आंख को प्रोटेक्ट करके रखिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि यह सबसे बाहरी जो परत है हम लोग का उसमें होने वाली एक इंफेक्शन थी। तो कंजक्टिवा की कोशिका जो हो जाती है वो हम लोग की शरीर की सबसे पतली कोशिका हो जाती है। हम लोग के शरीर की सबसे मोटी कोशिका कौन सी होती है?
मानव शरीर की सबसे मोटी कोशिका कौन सी होती है? हाँ, सबसे चमड़ा कौन सा? वही नहीं नहीं, तलवा का, बिल्कुल सही है। तलवा का जो कोशिका हो जाती है वो हम लोग की मानव शरीर की सबसे मोटी कोशिका हो जाती है। यानी कि 4-5 चीज समझ लीजिए। अभी सबसे पतली कोशिका कौन सी? कंजक्टिवा की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी? स्पर्म सेल। सबसे लंबी कोशिका किसकी? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी? अंडाणु की। अंडाणु की, ठीक है ना। अंडाणु यानी कि ओवम का जो सेल होता है, ठीक है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, मानव शरीर में लोहा की कमी से होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? एनीमिया के नाम से, बिल्कुल सही है, एनीमिया के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में लोहा की वृद्धि के कारण होने वाली बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? गलत बोल रहे हैं अभिरंजन जी, सोच के बताइए, हम एक दिन बताए हुए हैं। मानव शरीर में अगर लोहा की मात्रा बढ़ जाती है, इसके कारण एक बीमारी होती है, और इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जो सामान्य मात्रा है वो क्या है? तो लगभग 10 से 11 ग्राम जो है सो वो महिलाओं में पाई जाए तो वो बिल्कुल स्वस्थ है, वो बिल्कुल हेल्दी माना जाएगा। और 11 से 14 ग्राम तक पुरुषों में पाया जाएगा तो वो बिल्कुल स्वस्थ माना जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि वो बढ़ करके 20 ग्राम, 25 ग्राम, 22 ग्राम तक पहुंच जाते हैं। इस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? इस बीमारी को कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। जैसे एनीमिया, रक्त में लोहा की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम गई, रक्त में लोहा की मात्रा बढ़ गई, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, तो पॉलीसाइथेमिया। सेम इसके साथ साथ एक और बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको साधारण ब्लड कैंसर के रूप में भी जाना जाता है। आप बताइए इसको क्या कहते हैं? साधारण ब्लड, बिल्कुल सही है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया के रूप में जाना जाता है। अगर आपके रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स की मात्रा अगर बढ़ गई है तो इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया बोलेंगे। दूसरी कंडीशन साथ साथ आती है कि डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट गई है, अब इसको किस नाम से जानेंगे? प्लेटलेट्स डाउन नहीं, प्लेटलेट्स इज अनदर थिंग। प्लेटलेट्स तो अलग है वो। जैसे देखिए, रक्त का 3 संघटक मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारी चीज से मिलकर बना हुआ है। अभी तक सोच चल ही रहा है कि आखिर रक्त कितनी कितनी चीजों से मिलकर बना है। रक्त मेनली 3 चीजों से बना है। एक पहला आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स। ये 3 ही कंपोनेंट से तो मुख्य रूप से बना हुआ है। तो इसमें अभी हम पूछ रहे हैं कि अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाएगी तो इसको किस नाम से जानेंगे? इसको जानेंगे ल्यूकोपेनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया बोलेंगे, ठीक है ना। और यह भी एक प्रकार का साधारण ब्लड कैंसर ही कहलाता है, ठीक है ना। अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमेशा से पढ़ते आए हैं ल्यूकेमिया। अगर एनीमिया के कंडीशन में क्या होगा? तो आरबीसी में ये कम जाएगा, हीमोग्लोबिन कम जाएगा तो उसको एनीमिया बोलते हैं। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर बढ़ गई तो क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया, ठीक है ना, पॉलीसाइथेमिया। हाँ, पॉलीसाइथेमिया। और डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर घट गई तो इसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोपेनिया, ठीक है ना। आगे आप बताते हैं, अगर ओवरऑल आपके शरीर में रक्त की ही मात्रा गिर जाए, इसको किस नाम से जानेंगे? अगर जैसे मानव शरीर में, स्वस्थ मानव शरीर में 5 से 6 लीटर पढ़ते हैं कि रक्त की मात्रा पाई जाती है। किसी मानव के शरीर में ऐसा हो, कोई कंडीशन ऐसा हो, कोई डिजीज ऐसा हो जिसमें उसके मानव के शरीर में 3 ही लीटर खून बने, 2 ही लीटर खून बचे, इसको किस नाम से जानेंगे? इस बीमारी को नाम से जानेंगे, इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं एस्कीमिया। क्या बोलते हैं? एस्कीमिया, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा। यानी रक्त के बारे में 5 चीज है, ये 5 चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना। आगे आपको बताइएगा तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्न्याशय, बिल्कुल सही है, अग्न्याशय, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में पेनक्रियाज, वही हिंदी में अग्न्याशय कहलाती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, मानव शरीर के रक्त में, मानव शरीर रक्त में यदि ग्लूकोज की मात्रा यानी कि चीनी की मात्रा अगर बढ़ जाती है, इसको किस नाम से जानते हैं? मानव शरीर के रक्त की बात हो रही है। रक्त में यदि बढ़ जाए तो सब लोग जानते हैं इसको, क्या चीज?
शुगर वही डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है ना, डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसको डायबिटीज जैसे बोल देते हैं ना, तो इसको बायोलॉजिकल फॉर्म में नाम दिया जाता है क्या चीज, तो हाइपरग्लाइसेमिया। क्या नाम दिया जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। और हाइपरग्लाइसेमिया का ही कंडीशन का नाम क्या है, डायबिटीज है, और दूसरा वो कुछ नहीं होता। यदि ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा घट जाए, इसको किस नाम से जानते हैं? देखिए बायोलॉजी में दो कंडीशन चलती है, चीजों को ज्यादा और कम के लिए दो कंडीशन चलती है। ज्यादा के लिए हाइपर चलती है, कम के लिए हाइपो चलती है। तो ज्यादा अगर हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर कम हो जाएगी तो कुछ नहीं, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है ना, बिल्कुल साधारण है। बोलते हैं ना, किसी को गुस्सा देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं शांत हो जाओ, तुम हाइपर क्यों हो रहा है, बोलते हैं ना ऐसा। तो क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजी में टर्म चलता है, हाइपर मतलब ज्यादा और हाइपो मतलब कम। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, बार बार जैसे ऑप्शन में दिखेगा हाइपो और हाइपर दोनों, लगेगा कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ठहर के सोचिएगा तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ जाएगा। आगे आपको बताना, अभी पेनक्रियाज की चर्चा जैसे हो रही थी अग्न्याशय की, अग्न्याशय में से 3 प्रकार का मेनली हार्मोन निकलता है। कितना प्रकार का हार्मोन निकलता है, मेनली 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला हार्मोन कौन सा है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें देखिए 3 डक्ट होती है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा 3 तरह का डक्ट होता है, ठीक है ना। हालांकि हार्मोन का और एंजाइम का जो आप दोनों में अंतर कर पाएंगे, वो इसका मूल जो बेसिक कंसेप्ट है वो यही है कि जो डक्ट के द्वारा निकलती है, डक्ट मतलब नली, ठीक है ना, डक्ट मतलब नली होती है, जो किसी ग्रंथि से नली के द्वारा निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। जो नली के द्वारा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। और जो बिना डक्ट का डायरेक्ट ब्लड में स्राव हो जाए जिसका, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हार्मोन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो डक्ट कहना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रकार का मान सकते हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सी कोशिका, अल्फा बीटा गामा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्फा बीटा गामा नामक कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती है, उस समय आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, अग्न्याशय में पाई जाती है, यानी पेनक्रियाज में पाई जाती है। और तीनों से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, तीनों से 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है। सबसे पहले की बात करते हैं जो बहुत चर्चित है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। क्या बोलते हैं, इंसुलिन, जो डायबिटीज को कम करने का कार्य करती है। यानी कि जब हाइपर हो जाता है ग्लूकोज की मात्रा कहां पे, ब्लड में, वैसे हम लोग चीनी जैसे इतना चीनी खा लेंगे ना अभी, तो हम लोग को कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 किलो भी चीनी आप खा लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अभी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शुगर का बीमारी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वही 1 लीटर अगर ग्लूकोज अगर आपके ब्लड में चढ़ा दे, दिक्कत तब हो जाएगी। जैसे देखते हैं लोग दही खाते हैं, भोज वगैरह में दही खाते हैं, भरपूर चीनी डाल के खाते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। कुछ लोग को तो हम देखे मिठाई खाते हुए 30-30, 40-40 मिठाई एक बार में खा लेते हैं, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। लेकिन वही अगर जितना 10 रसगुल्ला में, मिठाई में जितना क्वांटिटी में शुगर है, ग्लूकोज है, उसको लेकर के अगर डायरेक्ट ब्लड में चढ़ा दिया जाए तो प्रॉब्लम यहां से चालू हो जाएगी। तो डायबिटीज की जो बीमारी होती है वो इस कारण से नहीं होती है कि आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ गई, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, इस कारण से होती है। तो इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो क्या कार्य करता है। इंसुलिन ऐसा थोड़ा है कि चीनी को आपके शरीर से बाहर निकाल देता है, ब्लड से निकाल करके कोशिकाओं में डाल देता है, ब्लड में से कंसंट्रेशन उसका कम करता है और कोशिका में उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। इंसुलिन का बस इतना ही कार्य है, ठीक है ना। तो इंसुलिन से किस चीज का नियंत्रण होगा, ग्लूकोज को घटाने का कार्य करेगा। इंसुलिन जो अल्फा सेल से निकलेगा उसका क्या कार्य होगा, ग्लूकोज को ब्लड में घटाने का कार्य करेगा। दूसरा बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से किसका निर्माण होता है, तो बीटा सेल से ग्लूकागोन नामक हार्मोन निकलती है। क्या निकलती है, ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव पेनक्रियाज के यानी अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं से होता है, जिससे किसका स्रावन होता है, ग्लूकागोन का स्रावन होता है। अब ग्लूकागोन का क्या कार्य है, तो कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है जब लोग बहुत थक जाते हैं, बहुत ही थक जाते हैं, ठीक है ना, बहुत एक्सेस वर्क कर लिए, तो उस समय उनके शरीर में कहते हैं ना कि एनर्जी ही नहीं बचा। अब तो एनर्जी कहाँ नहीं बचा, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट गई है,
आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अब नहीं बची है, जितना ग्लूकोज आप लिए थे उससे ज्यादा कैलोरी का काम आप कर चुके हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट गई है। तो इस कंडीशन में तो आप हो जाएंगे बेहोश, क्योंकि आपके सेल को एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज मिलेगा नहीं ब्लड से, तो आप हो जाएंगे बेहोश। तो इसके लिए एक हार्मोन है जिसका नाम है ग्लूकागोन। वो क्या करती है, सारी कोशिकाओं से खींच खींच करके और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है, नियंत्रित नहीं करती है, बढ़ाती है। ठीक है ना। नियंत्रित करने के लिए अब एक और हार्मोन आएगा जो कि गामा सेल से निकलेगा। ठीक है ना। पहला देखिए, बिल्कुल आसानी से समझिए। पहला अल्फा सेल से कौन सा कार्य, क्या कम करना, ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। दूसरा क्या, बीटा सेल से ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। अब तीसरा एक और आएगा जो सबका गुरु रहेगा। अब मान लीजिए बढ़ाते बढ़ाते कहीं इतना ना बढ़ा दे कि इंसुलिन से भी कम नहीं हो पाए, तो दिक्कत हो जाएगी। चाहे घटाते घटाते इतना ना घटा दे कि हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन बन जाए, लोग बेहोश हो जाए, तो फिर दिक्कत है। तो इसके लिए सोमेटोस्टिलीन नाम का एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय के गामा सेल से उसका निर्माण होता है। अग्न्याशय के गामा सेल से निर्माण होता है सोमेटोस्टिलीन। वो हार्मोन क्या करती है कि दोनों को नियंत्रित रखती है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंसुलिन का स्रावन कर देना है, या फिर आपको ग्लूकागोन को भी ऐसा नहीं है कि आपको निर्देश मिला कि घट गया है, बस ऐसा नहीं कि आप फटाफट से एकदम पूरा बढ़ा दीजिए। आप दोनों लोग नियंत्रित में रखिए। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कब कितना निकालना है, कब कितना घटाना है। तो सोमेटोस्टिलीन का कार्य क्या हो जाएगा, दोनों पे नियंत्रण रखना। इंसुलिन का कार्य क्या हो जाएगा, ग्लूकोज को घटाना। ग्लूकागोन का क्या काम हो जाएगा, ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है ना। तीन चीज ये समझ लीजिए, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कोई और ग्लैंड को। आगे आपको बताना है मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ब्लड प्रेशर को रक्तचाप, बिल्कुल सही है, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। मानव शरीर में जो रक्तचाप का नियंत्रण करता है वो कौन करता है, एड्रेनल ग्रंथि करती है, जिसका हिंदी में क्या होता है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और यही एक ग्रंथि है जो दो ठो पाई जाती है, दोनों किडनी के ऊपर छोटा सा इतना इतना बड़ा बड़ा ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है ना। और इससे जो हार्मोन निकलती है, इसी हार्मोन का काम फ्लाइट, फियर और फाइट, ये तीन तरह की जो लड़ो उड़ो हार्मोन जो कहते हैं, फ्लाइट, फियर और फाइट हार्मोन भी इसी से निकलती है। अचानक यहाँ पे क्या हो जाए कि जैसे बिजली बहुत जोर से कड़क जाए, ठीक है ना, तो सब लोग को डर लगेगा कि अभी तो धूप उगा हुआ था, ये क्या हो गया, कहीं बादल वगैरह तो नहीं फटने वाला है। तो मानव शरीर में बेचैनी होगी, उसको शांत करने के लिए एक हार्मोन का रिलीज करेगा। वो कौन करेगा, अधिवृक्क ग्रंथि करेगा। ठीक है ना। आपको किसी से झगड़ा हो गया, उस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तब तो आप उससे लड़ पाइएगा। अगर वो आपको मारने लगे और आपके पास एनर्जी ही नहीं रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, तो वो फाइट हार्मोन भी कौन करेगा, वही करेगा। एक होता है फ्लाइट, ऊंचाई से डर लगना। क्या होता है, ऊंचाई से डर लगना। बहुत आदमी ऐसे हैं जो अभी जो सेलफोन का टावर लगा हुआ है उस पर चढ़ के बहुत आसानी से काम करते हैं। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि 3 मंजिल के छत पर तुमको चढ़ा दीजिए, अब बोलिए नीचे झांकने के लिए, उनका पूरा शरीर पसीना से भीग जाएगा। मतलब 3 मंजिल के छत से ही देखने में उनको डर लगता है। तो इस तरह का जो एक हार्मोन होता है वो जो निकालेगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एरोप्लेन में ही उड़ रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कौन निकालेगा, वही अधिवृक्क ग्रंथि करती है। आगे चलिए आपको हम बताते हैं बीपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका थोड़ा सा अंतर समझिए, थोड़ा सा उसको डीप में समझिए। जैसे अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है ना, अधिवृक्क ग्रंथि वो कार्य करती है ब्लड प्रेशर को घटाने बढ़ाने का, यानी कि उसके नियंत्रित करने का। आखिर वो कार्य कैसे करती है, किस तरह से कार्य करती है, अधिवृक्क ग्रंथि कैसे कार्य करेगी। जैसे हृदय की धड़कन अगर बहुत तेज तेज धड़क रही है तो हम लोग का ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको वो कैसे नियंत्रित करेगा, क्या हृदय की धड़कन को कम करके या फिर कोई दूसरा कार्य करेगा। तो हृदय की धड़कन को वह नियंत्रित नहीं कर सकता है, उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का काम है वो। तो कैसे वो नियंत्रित करेगा ब्लड प्रेशर को, तो ऐसे करेगा, अगर मान लीजिए आपके मोटर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो पाइप से पानी रिलीज हो रहा है, तो आपका पाइप एकदम फटने पे रहेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करते हैं, उस पाइप के डायमीटर को बढ़ा देते हैं, उस पाइप की मोटाई को बढ़ा देते हैं, प्रेशर ऑटोमेटिक कम जाएगा। अगर आपका प्रेशर पानी बिल्कुल ही लोड नहीं ले पा रहा है, मतलब बिल्कुल कम दे रहा है, आपके पाइप में प्रेशर ही नहीं आ रहा है, आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, पाइप की मोटाई को घटा दीजिए,
ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। बस सिमिलर इतना ही काम है किसका, अधिवृक्क ग्रंथि का। इसी तरह से वो जो है सो क्या करता है, तो पाइप को यानी कि नस को मोटा करके और पतला करके जो है सो प्रेशर को घटाते बढ़ाते रहता है। इसी कारण से इस ग्रंथि को मानव का जीवन रक्षक ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। कि अगर हृदय की धड़कन अचानक 220 हो गई, उस समय तो पूरा नस दिमाग का फट जाएगा, ब्लड पूरा शरीर में अंदर फैल जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग की डेथ हो जाएगी। लेकिन उस इमरजेंसी में भी ये काम करता है, क्या करता है कि तुरंत नस को फैला देगा, प्रेशर ऑटोमेटिक घट जाएगी, हम लोग को बच जाएंगे। तो इसके लिए इमरजेंसी ग्लैंड के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं किसी और ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस की चर्चा आती है। हाइपोथैलेमस मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण ग्लैंड है, ठीक है ना। इसका मुख्यतः 5 कार्य है। हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है, 5 काम है। सबसे मुख्य काम क्या है इसका, तो 5 मुख्य काम है, इसके अलावा भी और काम करती है, लेकिन मुख्य रूप से 5 काम करती है। बताइएगा विनोद जी कौन कौन सा काम करती है, 5? बिल्कुल, भूख, प्यास, तापमान, गुस्सा, और एक और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को हमारे शरीर में निर्धारित करती है ये, ठीक है ना। जैसे भूख, प्यास, ठीक है ना, आपको कब भूख लगेगी, कितना भूख लगेगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, इस हाइपोथैलेमस। प्यास कब लगेगी, कितना लगेगा, ये कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपको ठंडा गर्म, मतलब आपको जब ठंडा लगने लगेगा या फिर गर्मी लगने लगेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा, तो हाइपोथैलेमस करेगा। एक और ग्लैंड होता है जो ठंडा गर्म का पहचान करवाता है, वो दूसरा ग्लैंड है, ठीक है ना। लेकिन ठंडा गर्म अगर आपको लग रहा है, मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है, तो आपके शरीर को गर्म करने का के लिए जो मैकेनिज्म है वो कौन एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। अगर गर्मी लग रहा है तो उसको पसीना निकालने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस ही उसको ठंडा करेगा शरीर को। और उसके बाद भूख, प्यास, गुस्सा, और उसके बाद एक और है सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है ना। आपके शरीर में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी है तो उसको कौन निर्धारित करेगा, तो वो भी कंट्रोल कौन करेगा, तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। इसी के लिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को। आगे आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। नहीं, सबसे बड़ी देखिए अग्न्याशय मिक्स्ड में आ जाएगी सबसे बड़ी। अगर सबसे बाह्य ग्रंथि के रूप में अगर करेगा तो कौन सा आ जाएगा, लिवर। लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, बाह्य ग्रंथि है। लेकिन अगर आंतरिक और बाह्य दोनों, एक्सो और इंडो दोनों को मिक्स करके बोलेगा सबसे बड़ा, तो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर इंडोक्राइन की बात करें, सिर्फ अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, तो कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, अभी बताए थे गर्दन में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी तो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है ना, ठीक है ना, मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन नामक जो है हार्मोन का स्रावन कहां से होता है, तो यही थायराइड से ही होता है। थायरॉक्सिन के निर्माण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसी के लिए आयोडीन जो नहीं लेते हैं उसमें थायरॉक्सिन नामक हार्मोन नहीं बन पाता है, जो शरीर के बीएमआर, क्या बोलते हैं, बीएमआर, ठीक है ना, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, बीएमआई इंडेक्स बोलते हैं, सॉरी बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। उसको निर्धारण करने का काम कौन करता है, तो यही थायरॉक्सिन करता है, ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड ही करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे आपका नाक है तो नाक आपका इतना तक ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ की तरह नाक ही लंबा हो जाए। हाथ ही है तो हाथ का कितना कहाँ तक लंबा होगा, पैर कहाँ तक लंबा होगा, यानी मान लीजिए कि जैसे कि अगर हाथ का लंबाई मान लेते हैं कि औसतन हाथ का लंबाई 2 फीट होती है मान लेते हैं, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका लंबाई ही 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट तक रह गई है, ऐसे बहुत है, तो उनका भी 2 फीट का हाथ दे देते, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत हो जाती ना, तो उनका जो हाथ होगा वो उन्हीं के शरीर के रेशियो में होगा। तो ये कौन निर्धारित करेगा, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन ही निर्धारित करेगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड ही निर्धारित करेगा। इसी के लिए किसी का शरीर कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, ये सब चीज, यानी कि आपसे सीधा पूछेगा ना कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को कौन निर्धारित करेगा, तो थायरॉक्सिन ही, यानी कि थायराइड ग्लैंड ही निर्धारित करेगा। और थायराइड ग्लैंड
को थायरॉक्सिन बनाने के लिए अमीनो अम्ल और प्लस में आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है मानव शरीर में जो प्राथमिक जनन तंत्र है वो कौन सी ग्रंथि है, मतलब कौन सा अंग है मानव शरीर में। पुरुषों में जो मुख्य रूप से जो जनन की ग्रंथि है वो कौन सी है, प्राथमिक ग्रंथि कौन सी है? टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना, टेस्टिस बोलते हैं। एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिए, टेस्टिस मानव शरीर की पुरुषों में जो प्राथमिक जनन की ग्रंथि है, रिप्रोडक्शन के लिए जो ग्रंथि है वो कौन सी है, तो टेस्टिस है। और वहीं स्त्रियों में बात करें, महिलाओं में बात करें, फीमेल में, तो कौन सी है, तो ओवम हो जाती है, ठीक है ना, ओवम हो जाती है, यानी अंडाशय हो जाती है। आगे आपको बताना है बताइएगा तो एंड्रोजन जो है ये कैसी हार्मोन है? एंड्रोजन जो है ये कैसी हार्मोन है, किसके द्वारा, पुरुषों में या महिलाओं में पाई जाती है? एंड्रोजन पुरुषों में पाई जाने वाली हार्मोन है। एंड्रोजन जो है वो पुरुषों में पाए जाने वाली हार्मोन है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन किस में पाई जाएगी? महिलाओं में, ठीक है ना। देखिए दो हार्मोन दोनों में है मुख्य रूप से, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है, ठीक है ना। दो हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेवार है। पहला एंड्रोजन किसमें? पुरुषों में, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन किसमें? पुरुषों में। टेस्टिस से इसका उत्पादन होता है, टेस्टोस्टेरोन का, जो कि पुरुष का मतलब कि रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो है। उसके बाद महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। और महिलाओं में दो हार्मोन है, जो कौन सी, एक तो एस्ट्रोजन, ठीक है ना। देखिए नाम कितना मिलता जुलता है, एंड्रोजन पुरुषों में और एस्ट्रोजन महिलाओं में, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। ये दोनों हार्मोन महिलाओं में यानी कि फीमेल्स में पाई जाती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन किसमें? पुरुषों में पाई जाती है। जबकि ऑक्सीटॉक्सिन की बात करें तो महिलाओं में अधिकता से पाई जाती है, जबकि पुरुषों में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। क्या हुआ? हाँ, तो महिलाएं ही तो बोल रहे हैं, ठीक है ना। आगे आपको बताइएगा तो ऑक्सीटॉक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? देखिए वो मुख्य कार्य प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है ना। मिल्क का जो सेक्रेशन है वो प्राथमिक कार्य नहीं है। मिल्क का सेक्रेशन तो ऑटोमेटिक चालू हो जाती है जब महिलाएं या फिर जब इंसान, मतलब महिलाएं में जब प्यार किसी के लिए बहुत ज्यादा उभरता है तो ऑटोमेटिक मिल्क का सेक्रेशन हो जाता है। ऐसा जानवरों में भी देखा जाता है। देखते हैं उसका बछड़ा उसके पास जाता है, उसका बच्चा जाता है, मिल्क का सेक्रेशन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है उस हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है ना। जो कि सभी जितने भी फीमेल्स होती हैं सभी में अधिकता से पाई जाती है, जो कि मिल्क के सेक्रेशन के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है ना। और प्यार उभरने के लिए माताओं का जो प्यार, एक क्वेश्चन भी पूछता है कि माताओं का प्यार जो होता है वो किस हार्मोन की अधिकता के कारण होती है? ऑक्सीटॉक्सिन के कारण होती है, ऑक्सीटॉक्सिन के कारण होती है। और एक महिलाओं में और हार्मोन होती है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, उसको रिलैक्सिन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन बोलते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन मुख्य रूप से जब लेबर पेन होता है उस टाइम में उसका उत्पादन होता है, ठीक है ना। यानी कि जब ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी बोल सकते हैं, उस टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है, ठीक है ना। ये फीमेल्स हार्मोन है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, क्या हुआ इसमें? कितना टाइम हो गया? बस 5 मिनट, एक टॉपिक और करवा देते हैं विटामिन से, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे बताइएगा, विटामिन ए का नाम बताइएगा सबसे पहले। जैसे इसका विटामिन का कुछ वैज्ञानिक नाम है, जनरली कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आज याद ही कर लेते हैं। विटामिन ए का नाम बताइएगा। रेटिनॉल, ठीक है ना। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। विटामिन ए से हमारे शरीर में किस चीज को फायदा होता है? आंख को। आंख में क्या होती है? रेटिना। आंख में क्या होती है? रेटिना। मानव शरीर की जो फिल्म बनती है वो कहाँ पे बनती है? रेटिना पे ही बनती है। रेटिना से आप लोग इसको रिलेट करके याद रखेंगे, रेटिनॉल, ठीक है ना। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम बताइएगा।
थायमीन, बिल्कुल सही है। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। बी में कुछ कॉम्प्लेक्सेस है, मतलब कि B1 B2 B3 ऐसे करके है, इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद आगे बताइएगा विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। जिनको याद नहीं है वो साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा। जिनको अभी याद है वो कभी ना कभी बोले हैं तभी याद है। विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का क्या नाम है? विटामिन डी में भी दो चीज पाई जाती है, विटामिन डी में भी दो पाई जाती है, एक तो D2 और एक D3। D2 जो है वो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स में पाई जाती है, D2 जो है वो पेड़ पौधे प्लांट्स में पाई जाती है, और D3 एनिमल्स में पाई जाती है यानी हम सभी जानवरों में पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसमें D2 और D3 का भी नाम देखेंगे। उससे आगे चलते हैं, विटामिन ई का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, विटामिन ई टेकोफेरॉल, बिल्कुल सही है। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेरॉल। और विटामिन ई के बाद एक और विटामिन आ जाता है, विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? फ्लेक्टोक्विनोन बोलते हैं, फ्लेक्टोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है ना। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फ्लेक्टोक्विनोन बोलते हैं। और एक और विटामिन इसके बीच में छूट जाती है जो कभी कभी पूछा जाता है, विटामिन एच। बिल्कुल सही है, बायोटीन। विटामिन एच को क्या बोलते हैं? बायोटीन बोलते हैं। अब चलिए सबसे पहले बी कॉम्प्लेक्सेस को देखते हैं। ये तो याद हो गया ना अभी वाला। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्सिकोलोफिरॉल, कैल्सिकोलोफिरॉल। विटामिन ई टेकोफिरॉल, विटामिन के फ्लेक्टोक्विनोन, विटामिन एच बायोटीन, ठीक है ना। चलिए अब पीछे चलते हैं, विटामिन बी सीरीज को देखते हैं। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमीन। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन 3 का नाम, B3 का क्या नाम है? नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B5 का नाम क्या? 4 नहीं पाया जाता है, तो विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन B6 का नाम क्या है? पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या नाम है? पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का क्या नाम है? जो विटामिन H का नाम था, बायोटीन। विटामिन H का, उसी तरह से विटामिन B7 का क्या नाम है? बायोटीन। विटामिन B8 नहीं होता है, विटामिन B9 होता है। विटामिन B9 का नाम बताइएगा। फॉलिक एसिड, बिल्कुल सही है, फॉलिक एसिड। विटामिन B11 का नाम बताइएगा। बिल्कुल सही है, जो विटामिन B9 है वही विटामिन B11 है, यानी कि फॉलिक एसिड ही। विटामिन B12 का नाम बताइएगा। साइनोकोबालामीन, एक बार बोलिए, साइनोकोबालामीन, ठीक है ना। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। और इस विटामिन में एक खास विशेषता पाई जाती है कि एक धातु पाई जाती है जिसका नाम क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाई जाती है, इसके लिए इसी का नाम साइनोकोबालामीन भी रखा गया है, ठीक है ना। आगे चलिए, एक और बच गया था, विटामिन D2 और D3। D2 को क्या बोलते हैं? तो कैल्सी अर्गोफिरॉल। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब खेती वगैरह, खेती वगैरह। तो खेती कहाँ? पेड़ पौधा के साथ ही करेंगे ना। तो कैल्सी अर्गोफिरॉल और कैल्सी कोलोफिरॉल। देखिए अर्गो और कोलो इसी दो का चर्चा है। तो कैल्सी अर्गोफिरॉल जो है विटामिन D2, और विटामिन D3 का कैल्सी कोलोफिरॉल, कैल्सी कोलोफिरॉल। 2-3 बार बोलिए, स्पष्ट हो जाएगा। कैल्सी अर्गोफिरॉल, कैल्सी कोलोफिरॉल, कैल्सी अर्गोफिरॉल, कैल्सी कोलोफिरॉल। हो गया, बस यही D2 D3 था। एक बार रिपीट करते हैं, आज का क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, कल से और थोड़ा सा अच्छे टाइम से आएंगे। अभी सबसे पहले बताइएगा विटामिन ए का नाम, विटामिन बी का नाम, विटामिन सी का नाम, विटामिन डी का नाम, कैल्सिकोलोफिरॉल ही बोलिए, ठीक है ना, कैल्सिकोलोफिरॉल ही। विटामिन, उसके बाद ई का नाम टेकोफिरॉल, विटामिन के का नाम फ्लेक्विनिन, फ्लेक्विनिन, फ्लेक्विनिन करके याद रखिएगा। और विटामिन एक्स का वही फ्लेक्टोक्विनोन बोलिए या फिर फ्लेक्विनिन बोलिए, जैसा आपको याद रह जाता है वैसे बोलिए, ऑप्शन में सही प्रोनाउंसिएशन ही मिलेगा। विटामिन एच का नाम बायोटीन। बी कॉम्प्लेक्स को एक बार देखते हैं। विटामिन B1, B2, विटामिन B3, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड,
पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 B9 B11 B12 साइनोकोबालामिन। बिल्कुल अच्छा है। विटामिन D2 का नाम बताइएगा। कैल्सी अर्गोफिडोल, कैल्सी अर्गोफिडोल। और कैल्सी कोलोफिडोल किस विटामिन का नाम है? विटामिन D3 का नाम है। ठीक है ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, कल से थोड़ा सा और टाइम से आएंगे। कुछ क्वेश्चन रह गया?